नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, गेटेड ग्लोबलाइजेशन। इस आर्टिकल का जो हेडिंग था वो है अमिड चेंजिंग पोस्ट पैंडेमिक रियलिटीज, इंडिया नीड्स टू बी स्विफ्ट इन आइडेंटिफाइंग इट्स पार्टनर्स। अगर हम लोग बात करें इस आर्टिकल के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा अगर आप पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे पॉलिटिकल साइंस इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, गेटेड ग्लोबलाइजेशन, रिटन बाय जयंत सिन्हा, समीर सर। तो चलिए बात करते हैं गेटेड ग्लोबलाइजेशन के बारे में और देखते हैं कि इंडिया को क्या करना चाहिए और इंडिया क्या कर रहा है एग्जैक्टली इस डोमेन में। उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल का आईडी सेम है। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मेरी वीडियोस की अपडेट मिलेगी और इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। स्टडी आईक्यू आपके लिए खुशखबरी लाया है। वी हैव अ स्मार्ट कोर्स which comprises of both prelims and mains for UPSC 2021. So this is a golden opportunity for you. Please download the app for more information. चलिए सबसे पहले खबर के बारे में बात करते हैं। इनफैक्ट एक साल से हम लोग बात कर रहे हैं कोविड-19, कोविड पैंडेमिक की, कोविड बेस्ड लॉकडाउन की। नवंबर 2019 से ही कोविड की डिस्कशन शुरू हो चुकी है। दिस इज द कोरोना वायरस डिसीज 2019 which has plagued the entire world. एक साल होने के बाद हम लोगों ने देखा है कि वैक्सीन की बातें भी चल रही। सवाल ये उठ रहा था कि कितनी जल्दी वैक्सीन आएगा, और उसका जवाब अब हमारे पास है, क्योंकि बहुत सारे देश अपने अपने वैक्सीन बना चुके हैं, टेस्टिंग फेज में चल रहे हैं। याद रखिएगा कि प्रिलिमिनरी फेज, जो 3 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, उसका डेटा अभी भी रिव्यू होना बाकी है, लेकिन नॉनदलेस बहुत सारे देश है जिन्होंने ऑलरेडी एडमिनिस्टर करना शुरू कर दिया इन वैक्सीन को। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का जो ड्रग है ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, यूके में एडमिनिस्टर हो रहा है। इसका कॉस्ट है करीब करीब $4। यूएस के 2 है, मॉडर्ना और फाइजर ने भी अपने वैक्सीन बनाए हैं जिनको एडमिनिस्टर कर रहे हैं यूएस में धीरे धीरे। और स्पुतनिक 5 गामालेया का जो है फ्रॉम रशिया, इट इज ऑल्सो रेडी, दे आर एडमिनिस्ट्रिंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। इनफैक्ट इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है, $10। और सिर्फ फाइजर बायोएनटेक को -70 डिग्री सेल्सियस का एक स्टोरेज स्पेस है। इसके अलावा चाइना की भी वैक्सीन की बात हो रही है। चाइना की एक कंपनी है साइनोवैक, वो वर्क कर रही कोरोना वैक पे। इंडिया की तरफ से कोवैक्सीन इज ऑल्सो इन इट्स सेकेंड फेज, थर्ड फेज, ट्रायल्स आर स्टिल गोइंग ऑन। यानी कि वैक्सीन्स आर कमिंग नाउ। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया में वैक्सीन्स हम लोग इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। इंडिया में कंप्लीट टेस्टिंग होने के बाद कोवैक्सीन शायद 1-8 महीनों में आ जाएगा, बट हमारे पास अभी कैंडिडेट्स अवेलेबल है फ्रॉम अदर कंट्रीज। ये वैक्सीन आने के साथ एक वैक्सीन डिप्लोमेसी भी शुरू हो चुकी है, तो इसीलिए एक नया एज आ चुका है जियोपॉलिटिक्स में, स्पेशली कोविड-19 आने के बाद। पिछले एक साल से क्या हो रहा है हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग बात करें हाउ द कोविड-19 हैज इंपैक्टेड एट द इंटरनेशनल लेवल, एट द ग्लोबल लेवल, हम लोग अभी तीसरे दशक में पहुंचने वाले हैं अपनी 21वीं सदी की। 2021 जल्दी आने वाला है, और इस दशक में हम लोग देख सकते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑलरेडी एक बन चुका है। इट इज अवेटिंग अस। क्यों? क्योंकि यूएस और चाइना 2 मेजर पावर्स बन चुके हैं वर्ल्ड में। उन दोनों की एक हद तक हम कह सकते हैं कोल्ड वॉर चल रहा है कि कौन टॉप स्लॉट पे चला जाएगा, और बाकी देश भी धीरे धीरे इमर्जिंग है ही। अगर हम लोग बात करें यूके की, फ्रांस की, इंडिया की, ब्राजील की, ये सब इमर्जिंग प्लेयर्स है। क्योंकि अगर वैक्सीन की बात करें, इन सारे कंट्रीज में कहीं ना कहीं वैक्सीन की एडवांस फेज ट्रायल्स चल रही है। This clearly shows that we are heading into a multipolar world order. इसका मतलब है कि कोई एक बहुत बड़ा प्लेयर नहीं होगा। आपको अलायंस बनाने पड़ेंगे, आपको पार्टनरशिप बनाने पड़ेंगे, आपको गुटबाजी करनी पड़ेगी, तभी आप धीरे से एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में आगे भी बढ़ सकते हो। इसका मतलब यह है कि नाउ वी आर लुकिंग एट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जहां पे इंडिया भी देख रहा है कि अपने पार्टनर्स कौन होंगे। क्योंकि सबसे पहले हमारी आती है नेशनल इंटरेस्ट, उसके बाद हम ढूंढ रहे हैं रिलायबल पार्टनर्स, और ऑफ कोर्स इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म तो हमारी फॉरेन पॉलिसी में है ही। हमारे ही नहीं, आप किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी में देखिए, इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत जरूरी होते हैं। तो इन सब चीजों से हम लोग ये अंदेशा लगा सकते हैं कि क्या ग्लोबलाइजेशन अभी कम हो रहा है? इसका जवाब है बिल्कुल सही, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के ऊपर सवाल उठ चुका है।
2017 से ही, जब से ट्रम्प सरकार आई तब से ही ग्लोबलाइजेशन के ऊपर सवाल उठ चुका है कि डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम लोग ये बात कर सकते हैं कि इज देयर अ राइज इन गेटेड ग्लोबलाइजेशन? इसका जवाब भी कुछ हद तक यस है। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली इंडिया की क्या हालत है। अगर हम लोग देखें, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे सामने ये है कि क्या हम गेटेड ग्लोबलाइजेशन फॉलो करें या फिर जो डी ग्लोबलाइजेशन हुई है स्पेशली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, जहां पे इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी शुरू हो गई है, क्या हम लोग वापस रीग्लोबलाइजेशन की बातें करें? हमारे पास दो विकल्प है। इसके अंदर कोविड की बातें भी हम लोग ने की है। कोविड की वजह से कैन वी टॉक नाउ अबाउट ग्लोबलाइजेशन कंप्लीटली? बिकॉज किसी एक जगह पे अगर एक बीमारी आ गई है तो पूरे विश्व में उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो कैन वी थिंक ऑफ रीग्लोबलाइजेशन? तो हमारे पास विकल्प जरूर है गेटेड ग्लोबलाइजेशन का, और बहुत हद तक हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया है। चलिए सबसे पहले जानते हैं गेटेड ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। गेटेड ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो चुका है कोविड-19 जब से आया है। कोविड-19 का जब से पैंडेमिक आया तब से हम लोगों ने देखा है कि जो विश्व की सरकारें हैं वो इंटरवेंशनिस्ट बन गई है और नेशनलिस्टिक बन चुकी है। मैं इसके आपको काफी सारे उदाहरण भी दूंगा, बट उससे पहले समझते हैं कि गेटेड ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। गेटेड ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा परिणाम होता है फ्री ट्रेड पर। फ्री ट्रेड के ऊपर फोकस नहीं होता है, क्योंकि हम लोग एक गेट बना रहे हैं, एक बाउंड्री बना रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो। कुछ फीचर्स अगर हम बात करें गेटेड ग्लोबलाइजेशन की, इन जनरल आप प्रोटेक्ट करोगे अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, कुछ टैरिफ्स इंपोज करोगे, अपनी एफडीआई पॉलिसी को ट्वीक करोगे, कुछ कुछ कंट्रीज से आप एफडीआई रोक दोगे, एक्सपोर्ट सब्सिडी दोगे अपने कंट्री के लोगों को ताकि एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़े, यानी कि वन वे एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़े, इंपोर्ट कम हो जाए, उस तरह की चीजें होती है। दैट इज नोन एज गेटेड ग्लोबलाइजेशन। इनफैक्ट गेटेड ग्लोबलाइजेशन कैन बी अंडरस्टूड वेरी इजीली बाय दिस पर्टिकुलर फिगर। अगर आप देखो, एवरी फिंगर इज लाइक अ ब्लॉक, एवरी एरिया इज लाइक अ ब्लॉक, इट इज लाइक अ गेटेडली ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, अ लोकलाइज्ड वर्ल्ड फॉर देमसेल्व्स। तो कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं गेटेड ग्लोबलाइजेशन को। और अगर हम लोग बात करें भारत की, देखिए भारत ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया अपना आत्मनिर्भर भारत। ये क्या है? ये गेटेड ग्लोबलाइजेशन ही तो है कि हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग सेल्फ रिलायंट बनेंगे, सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, यानी कि हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन हमने ये कभी ना ये कहा है कि हम बाहर नहीं देखेंगे, यानी कि इंपोर्ट के ऊपर भी फोकस है, लेकिन फर्स्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड दी एक्सपोर्ट्स। जैसे इंडिया ने अनाउंस किया, चाइना की भी बात चलने लगी, आत्मनिर्भर चाइना, यानी कि चाइना इज ट्राइंग टू बिकम मोर सेल्फ रिलायंट। उन्होंने भी अपनी एक पॉलिसी दी डुअल सर्कुलेशन की, यानी कि इंटरनल एक पॉलिसी होगी उनकी और एक्सटर्नल एक पॉलिसी होगी। अमेरिका फर्स्ट की तो बातें हम लोग सुन चुके हैं अंडर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, और हम लोग देखें बाकी अन्य देश भी है, जैसे कि जापान है। जापान ने भी अपने फर्म्स को फंड किया है ताकि वो शिफ्ट करे प्रोडक्शन चाइना से अन्य देशों में या फिर अपने देश में। ये सब क्या है? ये सब उदाहरण है गेटेड ग्लोबलाइजेशन के ही। और अगर हम लोग भारत की बात करें, चलिए भारत क्या गेटेड ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रहा है? ऑब्वियसली यस है। अगर हम लोग बात करें डोमेन्स की, सिक्योरिटी के डोमेन में भारत ने काफी ज्यादा क्लियरली बता दिया है कि दे आर गोइंग फॉर अ गेटेड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। व्हाई? इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी रेल्म हम लोगों के लिए सबसे बड़ा थ्रेट कौन है? चाइना है। तो एंटी चाइना सेंटीमेंट की वजह से हम लोगों ने ऑलरेडी एक नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का जो हमारा रिटोरिक होता था, हम लोगों ने उसको शेड कर दिया है। ऑल्दो इन प्रिंसिपल है, बट इन स्पिरिट इट इज नॉट देयर, बिकॉज इन स्पिरिट वी आर ऑलरेडी अलाइंड विद सम ग्रुप और अ सेट ऑफ कंट्रीज। ऑब्वियसली एक उदाहरण है उसका क्वाड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक की बातें हो रही है। इंडिया इज नाउ गोइंग टू फोकस मोर एंड मोर ऑन इंडियन ओशन रीजन एंड द पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी और इंडो पैसिफिक पैराडाइम हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर फॉरेन पॉलिसी डिस्कोर्स। यानी कि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बहुत ही क्लियर हो चुका है कि वी आर फॉलोइंग सम सॉर्ट ऑफ गेटेड ग्लोबलाइजेशन मॉडल। बट व्हाट अबाउट द अदर फीचर्स? मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत जरूरी होती है किसी भी देश के फॉरेन पॉलिसी में। हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसमें गेटेड ग्लोबलाइजेशन उतना ज्यादा क्लियर नहीं है, उसके ऊपर अभी भी एक प्रश्न चिन्ह है। इसके ऊपर क्लैरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट काफी अलो करते हैं, लेकिन जो हमारा करंट अकाउंट है हम उसको बहुत ही केयरफुली मैनेज करते हैं। कंप्लीट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया काफी ओपन है इक्विटी फ्लोस के लिए, केवल फ्रेंडली देशों से, बाकी देशों के लिए हम लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं या फिर कुछ नॉर्म्स जरूर लाते हैं। और अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, सबसे बड़ा जो एक
इकोनॉमिक गुट बन रहा था आरसेप, इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया. सो दिस इज नॉट इन लाइन विद द गेटेड ग्लोबलाइजेशन मॉडल, बिकॉज आरसेप वुड हैव बीन अ गेटेड ग्लोबलाइजेशन मॉडल जहां पे 16 देश जमेंगे और अपना एक गुट बनाएंगे. लेकिन अभी इंडिया हट चुका है, 15 देशों का आरसेप ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुका है. साथ ही साथ इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक क्लैरिटी इज अगेन विथ रिस्पेक्ट टू चाइना. क्योंकि अगर हम लोग चाइना के ऊपर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो हमारा जो बहुत ज्यादा कैपिटल फ्लोस है वो भी आना रुक जाएगा चाइना से. इसीलिए भारत एक तरह से दुविधा में है विथ रिस्पेक्ट टू ब्रिंगिंग इकोनॉमिक गेटेड ग्लोबलाइजेशन. तो विथ रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी क्वाइट क्लियर, विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी ऑल्सो क्वाइट क्लियर. हम लोग एक थर्ड डायमेंशन देखने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी. इसके ऊपर भी एक सवाल जरूर है. अगर हम लोग बात करें हमारे प्रीवियस डिस्कशन की, हम लोगों ने बात किया था कि पूरे विश्व में 3 इंटरनेट्स बन रहे हैं. एक है चाइना का जो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है, एक है यूएस का मॉडल अगेन जिसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है, वो काफी ज्यादा मोनोपोलाइज्ड इंटरनेट सिस्टम है, और एक है ईयू का विच वी सेड इट इज डिसेंटली रेगुलेटेड. तो इंडिया किस दिशा में जाएगा वी स्टिल डू नॉट नो, क्योंकि इंडिया की गेटेड ग्लोबलाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो नॉट वेरी वेरी क्लियर. बट नॉनदलेस इन सब से क्या एक निष्कर्ष निकलता है, इन सब से एक अंडरस्टैंडिंग ये निकलती है कि गेटेड ग्लोबलाइजेशन इज हियर टू स्टे. इट इज हियर टू स्टे एंड व्हाट इज नीडेड फ्रॉम आवर फॉरेन पॉलिसी मेकर्स. हमें यह समझने की बहुत जरूरत है कि जो पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड है, पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड है, उसकी रियलिटी जल्द से जल्द समझे. क्योंकि जो इंपैक्ट अब कोविड-19 लाया है इससे ग्लोबलाइजेशन के ऊपर एक सवाल उठ चुका है और हम लोग रीग्लोबलाइजेशन की बातें इतनी जल्दी नहीं कर सकते हैं. तो इसीलिए वी नीड टू नो दैट गेटेड ग्लोबलाइजेशन विल बी अ रियलिटी एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट डेकेड और परहैप्स 2 डेकेड्स. वी नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन हमारा पार्टनर है, किसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, किस देश से हम लोग वैक्सीन ले सकते हैं. कैन वी रिलाई ऑन दोस, कैन वी रिलाई ऑन चाइनीज वैक्सीन, कैन वी रिलाई ऑन यूएस वैक्सीन. तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि वो हमारी नेशनल इंटरेस्ट से अलाइन हो जाए. हमारी फॉरेन पॉलिसी में अभी एम्बिग्विटी, लथार्जी या फिर एक फेंस सिटिंग की जरूरत नहीं है. बहुत ही क्विक स्टेप्स की जरूरत है, इनफैक्ट प्रोएक्टिव स्टेप्स की जरूरत है इन दिस पर्टिकुलर डेकेड विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेन पॉलिसी टू एंश्योर दैट आवर नेशनल इंटरेस्ट आर ऑलवेज अचीव्ड. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद.